हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट और साथ में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। नॉर्मल प्लांट और डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉर्मल प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिन दिन के टाइम पे होती है और डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहते हैं और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और साथ में वाटर भी रिलीज होती है। लेकिन डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट प्लांट जो है उनके स्टोमेटा दिन के टाइम पे क्लोज रहते हैं। स्टोमेटा क्या होंगे? दिन के टाइम पे क्लोज रहेंगे, लेकिन इनके स्टोमेटा नाइट के टाइम पे ओपन होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो दिन के टाइम पे अगर इनके स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो वाटर का लॉस हो जाएगा और वैसे ही प्लांट की कमी होती है डेजर्ट प्लांट में, तो इसीलिए वहाँ पे वाटर का लॉस ना हो, इसलिए स्टोमेटा दिन के टाइम पे बंद रहते हैं। लेकिन नाइट के टाइम पे वो एरिया ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से इनके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, क्योंकि अब रात को ठंडा होने लग गया है वो डेजर्ट एरिया, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर का लॉस नहीं होगा। तो जैसे नॉर्मल प्लांट्स में अब क्या होगा, देखो जैसे नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता था, प्लांट दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते थे। इनके स्टोमेटा दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, लेकिन रात में एक नॉर्मल प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उस टाइम पे इनके स्टोमेटा ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, नाइट में वे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। और साथ में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दिन के टाइम पे तो स्टोमेटा बंद है, तो रात को ही ये जहाँ पे नॉर्मल प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहा है, ये डेजर्ट प्लांट वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे। तो अब इस प्रोसेस में वाटर का लॉस भी नहीं होगा अगर स्टोमेटा ओपन भी हो जाएंगे। तो क्या होता है, जब रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इंटरमीडिएट एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कौन सा इंटरमीडिएट एसिड? मैलिक एसिड बना देता है। ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है और ये मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है प्लांट की सेल के वैक्यूल में। पूरी रात भर ये प्रोसेस होती जाती है। जैसे ही मॉर्निंग होता है या डे टाइम का टाइम होता है, तो जैसे ही इन डेजर्ट प्लांट्स में सनलाइट पड़ना शुरू हो जाएगी, तो ये क्या होगा, जो ये मैलिक एसिड स्टोर हुआ है वैक्यूल के अंदर, वो धीरे धीरे वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगा और रिलीज होगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वापस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस के 3 इवेंट्स हमने पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी, इस CO2 का रिडक्शन होके शुगर का प्रोडक्शन होगा, मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन दिन के टाइम पे अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो वाटर का लॉस भी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में स्टोमेटा पूरी तरीके से क्लोज्ड हो रहे और ये अंदर ही अंदर ये प्रोसेस चलती चली जा रही है। इस तरीके से बोला जाता है कि डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस और नॉर्मल प्लांट में फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो, हमने प्लांट्स में देखा था, प्लांट में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो ये खुद से फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था। और फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस प्लांट सनलाइट की को यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब देखिए, जो ह्यूमन है वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में सारे फंक्शंस के लिए कोई ना कोई सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन में न्यूट्रिशन की प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। और अब यहाँ पे देखो, जो ह्यूमन है वो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, वो खुद से फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। मींस वो
प्लांट और एनिमल से फूड ऑब्टेन करता है, लेकिन आप देखो ये आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप हो गया। होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक और हमने पॉइंट पढ़ा था कि ये कॉम्प्लेक्स फूड को यूज करते हैं और वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स के थ्रू। वो स्टेप थे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप्स कंप्लीट होंगे तब जाके कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। और इस पूरी प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है वहां पे इन्वॉल्व होगा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब यहाँ पे देखो ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। यहां पे हम लिखेंगे एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री केनाल का माउथ। डायग्राम में भी ड्रॉ है माउथ। उसके बाद माउथ के बाद आएगा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, फिर फेनिक्स, एसोफेगस, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, large intestine, rectum and anus। यहां पे आप देखिए माउथ, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे के सारे एलिमेंट्री केनाल के पार्ट हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आएंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आएंगे स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास और इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड ये हैं सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो अपने डिफरेंट टाइप्स के सिक्रेशन से एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। अब देखो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो माउथ और बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं टंग और टीथ। यहाँ पे टंग और टीथ प्रेजेंट होते हैं। टंग में होते हैं टेस्ट बर्ड और साथ में टंग स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करती है और टीथ का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट आप देखो बक्कल कैविटी में ही होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स जो स्लाइवा का सिक्रेशन करते हुए डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजें। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे आता है इसोफेगस। इसोफेगस क्या है? इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये फूड के डाइजेशन में हेल्प तो नहीं करता, यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिक्रेशन रिलीज नहीं होता, कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता जो फूड का डाइजेशन करेगा, पर यहाँ से एक मूवमेंट शो होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस
मूवमेंट, ये एसोफेगस के पार्ट से शो होना शुरू होता है। अब देखो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, एक टाइप का वेव लाइक मूवमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और जो फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ये इसोफेगस से शो होता है और स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, इसके बाद वाले जो एलिमेंट्री केनाल का पाथ है सभी पूरे पाथ में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और जो फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है या आगे ट्रांसपोर्ट करने में बोल सकते हैं या फिर फॉरवर्ड करने में इसको हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये एसोफेगस हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टमक। अभी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम एलिमेंट्री केनाल का सिंपल सा पाथ देख लेते हैं। जो स्टमक है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है और स्टमक का काम होता है फूड को स्टोर करना। स्टमक में 4 से 5 घंटा तक फूड स्टोर होता है और यहाँ पे फिर डाइजेशन की प्रोसेस होती है और डाइजेशन होता है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम पढ़ेंगे एंजाइम्स होते हैं और गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि फूड का डाइजेशन बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है और वो स्टमक में भी होता है लेकिन कंप्लीट फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो कैसे देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कंप्लीट डाइजेशन साइड बोलेंगे इसको। कंप्लीट डाइजेशन साइट है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे फूड का डाइजेशन हो जाता है। मीन्स फूड में प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और यहाँ पे ये सारा का सारा काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हमने पढ़ा था 5 स्टेप्स पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ये जो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोला जाता है विलाई। इनको बोलते हैं हम विलाई, ये होते हैं विलाई। इनका काम क्या होता है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्व करना। जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, चाहे वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड बना हुआ है या फैट डाइजेस्ट होके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना दिया है या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ने शुगर बना दिया है, मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया है, वो सारा का सारा इन्हीं स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई द्वारा एब्जॉर्व कर दिए जाते हैं। अब जब एब्जॉर्व करेंगे तो ये विलाई अपने सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं। क्यों होता है इनमें सरफेस एरिया इंक्रीज? क्योंकि देखिए जब ये अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करने में यूज होगा। तो इसीलिए ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए ये अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज भी करते हैं। अब देखिए इन विलाई पे कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स। इस तरीके से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होंगे जो इन एब्जॉर्बेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देंगे यहाँ ब्लड में। और ब्लड क्या करेगा इसको, ब्लड इसको पूरी बॉडी के टिश्यू में, सेल्स में लेके जाके एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी सेल्स में
माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो एनर्जी बनाने का काम करता है, और एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ब्लड वेसल ही इनको, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड इसको पूरी बॉडी की सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है ताकि एनर्जी बना पाए। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखो, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से बेस पर एक क्वेश्चन भी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। वही अभी मैंने जो आंसर बताया आपको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहां पे कंप्लीट डाइजेस्टेड साइट होती है, और वहीं पर ही क्या होता है, इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इस डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कंटेन करती है, जिसे हम बोलते हैं विलाई। ये जो विलाई है ये फूड को एब्जॉर्व करने के साथ साथ अपने सरफेस एरिया को भी बढ़ाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्व कर पाए और वो एनर्जी बनाने में यूज़ हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। अब आगे देखिए, थोड़ा सा आप इसमें देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऑर्गेनिज्म के फूड हैबिट्स के बेस पर ऑर्गेनिज्म के फूड हैबिट के बेस पर लॉन्गर और स्मॉलर होती है। यहाँ पे क्या आता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो लॉन्ग होती है, लेकिन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में शॉर्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट को फीड करते हैं, और प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। तो इसी तरीके से जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सेल्यूलोज का डाइजेशन ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सेल्यूलो डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं या फिर जो सेल्यूलो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम को रिलीज करते हैं, और वो सेल्यूलो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया हर्बीवोरस एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, और वो धीरे धीरे सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। और साथ में देखो, सेल्यूलोज के डाइजेशन में ज़्यादा टाइम रहता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा टाइम तक भी रहता है। तो इसलिए हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। लेकिन देखो, जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वो एनिमल को फीड करते हैं, प्लांट को फीड नहीं करते। तो उनमें कोई भी सेल्यूलो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया या एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। तो इसीलिए उनका जो फूड है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उसको डाइजेस्ट होने में। इसलिए कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म की स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। एक बार और सुन लो, जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है कार्निवोरस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म अपने डाइट में प्लांट्स को लेते हैं, और प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। तो उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म के गट में, और वो वहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। तो इस सेल्यूलोज के डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ज़्यादा टाइम तक रहता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। लेकिन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म एनिमल को फीड करते हैं, उनमें कोई सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है, तो इसीलिए उनका फूड इजीली से डाइजेस्ट हो जाता है हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। तो इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। तो ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने एलिमेंट्री केनाल पढ़ा उसके वो वाले पॉइंट्स हैं, उसके उस टॉपिक पे बेस्ड है ये पॉइंट। अब आगे हम वापस उसी पे ही चलते हैं।
देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब आगे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सारा का सारा फूड ब्रेक डाउन हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, कोई फूड का डाइजेशन नहीं करेगी। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड और जो वेस्ट मटेरियल है वो आके इस रेक्टम वाले पार्ट पे, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे रेक्टम होगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ इतना करती है कि वो यहाँ पे H2O और साथ में सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करती है। सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ H2O एंड सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करती है और कोई फूड का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पे हो जाता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी क्या होंगे, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे रेक्टम पे आके स्टोर हो जाएंगे और जो एनस है इस वेस्ट प्रोडक्ट को इस बॉडी से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल एक फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखो ये फूड का डाइजेशन तो हो रहा है, पर इस डाइजेशन में इसके हेल्प कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड और उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम आप डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में। और कितने सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करेंगे और एक दिन में सलाइवा 1.5 लीटर रिलीज होता है। एक दिन में सलाइवरी ग्लैंड 1 to 1.5 लीटर सलाइवा को सिक्रीट करता है। अब ये जो सलाइवा है ये डिफरेंट टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करेंगे और यही डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो देखो फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी में, किसकी वजह से, इस सलाइवा के डाइजेस्टिव एंजाइम के। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड का एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। मींस क्या करेगा, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज। देखो बेसिक लेवल पे हम बोल सकते हैं कि स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन स्टार्च पूरी तरीके से डाइजेस्ट सिर्फ बक्कल कैविटी में ही नहीं होता। इसको डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व होता है, इसका स्टार्च का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी होता है। तो अगर हम बोलें तो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को पहले माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये किस में करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे पूरा सीक्वेंस भी लिखा हुआ है। जो स्टार्च है सबसे पहले माल्टोज में कन्वर्ट होगा सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू, सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक और एंजाइम काम करेगा, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम, और जो सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। माल्टेज एंजाइम सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और वो उसको फिर शुगर या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा।
तो आप समझ गए हैं कि स्लैवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। बेसिक लेवल पे हम बोल सकते हैं कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर हम पूरा डिटेल में हम पढ़ें तो क्या होता है, जो स्टार्च है वो स्लैवरी एमाइलेज के थ्रू माल्टोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक माल्टेज एंजाइम काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इसको शुगर या प्रॉपर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे देखिए दूसरा क्या आता है, टाइलिन एंजाइम। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, ये जो टाइलिन एंजाइम है या लाइसोजाइम एंजाइम है, ये क्या कर देगा, जब हम फूड को अपने माउथ में लेंगे तो फूड में कोई ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो उसको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। फूड के साथ कोई बैक्टीरिया आ गए तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा ताकि वो हमारे आगे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर ना करे। ये दो एंजाइम होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन में। तो यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है सिर्फ स्टार्च का, वो भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, सबसे पहला ही पार्ट है तो थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, थोड़ा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ और पूरी तरीके से अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। और भी एंजाइम यहाँ पे काम करेंगे जो इसको पूरी तरीके से फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं स्टमक में, ये प्रेजेंट होती है स्टमक में। स्टमक में, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करेंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, जूसेस को सिक्रीट करेंगे। अब देखो इस गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होगा, इस गैस्ट्रिक जूसेस में होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl। इस गैस्ट्रिक जूस में होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस, और जो क्या करेंगे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो देखो क्या होता है, जो HCl है वो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा, और साथ में जो भी फूड के साथ कोई बैक्टीरिया हैं तो उनको किल करने का काम करते हैं, और साथ में फूड को स्टमक में खराब होने से बचाने का काम भी HCl का होता है, और इस तरीके से HCl अपना काम कर रहा है। पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, हम अपने फूड में प्रोटीन लिया, ये क्या कर देगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। और पेप्टाइड्स क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं प्रोटीन का, लेकिन ये पूरी तरीके से इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, अभी इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर हो पाएगा, किस एंजाइम की वजह से, पेप्सिन एंजाइम की वजह से। और साथ में क्या होता है, देखो जो म्यूकस है वो क्या करती है, स्टमक की इनर वॉल म्यूकस का सिक्रेशन करते रहती है, क्यों, ताकि HCl के इफेक्ट से स्टमक को बचा पाए। यहाँ पे देखो म्यूकस क्या कर रही है, स्टमक की वॉल को बचा रही है, किसके एक्शन से, HCl के एक्शन से, एक नॉर्मल कंडीशन में, ताकि HCl काफी, जो HCl है वो काफी एसिडिक नेचर का होता है, वो हमारे स्टमक की वॉल को अफेक्ट कर सकता है, तो उसी को बचाने का काम कर रही है म्यूकस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सुन लीजिए फिर से, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं और गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के डाइजेशन में काम करती है, और साथ में फूड के साथ कोई ऐसे बैक्टीरिया है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करती है, और जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है स्मॉलर पेप्टाइड्स में,
और उसके बाद फिर पेप्टाइड्स में कोई और एंजाइम काम करेगा, वो उसको पूरी तरीके से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन का डाइजेशन तब होगा जब ये अमाइनो एसिड बन चुका होगा। और साथ में जो म्यूकस है वो क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं स्टमक के इनर वॉल में, वो HCl के इफेक्ट से बचाती हैं हमारे स्टमक को। नेक्स्ट आप देखिए दूसरा ग्लैंड, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिवर। नेक्स्ट पढ़ेंगे लिवर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे राइट साइड को प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और क्या सिक्रेट करती है, लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर होता है वो इस बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। अब देखो बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है फूड का या फैट का इमल्सिफिकेशन करना। क्या होता है बाइल जूस का काम, ये फैट और लिपिड्स है इसको इमल्सिफाइड फैट में ब्रेक डाउन करना। इससे पहले जो हमने प्रोटीन पढ़ा था, मैंने क्या बताया था, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है पेप्टाइड्स में, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो लार्जर सब्सटेंस से स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, उनको और स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना है, कोई दूसरा एंजाइम उसको करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फैट एंड लिपिड्स है पहले वो लार्जर सब्सटेंस से स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ फैट और लिपिड्स का इमल्सिफाइड फैट में ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद फिर कोई और एंजाइम काम करेगा, इसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा, तब ये लास्ट डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होंगे जो पूरी तरीके से फिर डाइजेस्ट हो चुका होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही होगा। अब देखो बाइल जूस का काम सिर्फ फैट का इमल्सिफिकेशन ही नहीं करना होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके पॉइंट्स। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने का काम करता है। जो बाइल में बाइल सॉल्ट होते हैं ये विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और साथ में ये वाला जो काम है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, और साथ में जो बाइल जूस है ये बॉडी से जो बाइल पिगमेंट होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी में गलत इफेक्ट ना करे। इस तरीके से लिवर का फंक्शन आपने पढ़ लिया, कैसे वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है अपने डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू, बाइल जूसेस के थ्रू। ये सिर्फ फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, पूरी तरीके से ये डाइजेस्ट अभी नहीं कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। अब क्या करेगा पैनक्रियाज, यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है। तो पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम को कंटेन करेंगे, एमाइलेज एंजाइम, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, जो भी हमने देखो स्लैवरी ग्लैंड का स्लैवरी एमाइलेज का फंक्शन देखा था, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। अब देखो माल्टोज पूरी तरीके से हम बोल तो रहे हैं उसको स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर, पर वो शुगर पूरी तरीके से बना नहीं है, माल्टोज ही बना हुआ है, थोड़ा स्मॉलर सब्सटेंस पे जो वहां पे डाइजेस्ट नहीं हो पाया। अब वो क्या होगा, यहाँ पे वो स्टार्च यहाँ पे अब शुगर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, जितना बचा होगा अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन साइट तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, ये प्रोटीन जो है
सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा ये। क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोटीन है पेप्सिन एंजाइम ने उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करा था। उसके बाद जो पेप्टाइड्स बने थे, गैस्ट्रिक जूसेस जो पेप्टाइड थे, वो अब ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, इसको अमाइनो एसिड बना रहा है। अब यहाँ पे भी हम बेसिक लेवल पे ये बोल देते हैं कि जो ट्रिप्सिन है वो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, लेकिन डिटेल में इतना इजी प्रोसेस नहीं है, ये अभी पूरी तरीके से अमाइनो एसिड नहीं बना। जितना बचा होगा अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को कंटेन करती है। बेसिक लेवल पे आप ये बोल सकते हो कि प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, ये लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करेगा। मींस यहाँ पे देखो फैट था, बाइल जूस ने उसको इमल्सिफाइड फैट बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप पेनक्रियाज का लाइपेज एंजाइम काम करा और इस पेनक्रियाज के लाइपेज एंजाइम ने इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। मोस्टली फैट, प्रोटीन और स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है, पर जो कुछ भी बचा होगा अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन साइट है, वहां पे तीनों फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखो अब आ गया इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या है, ये इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ प्रेजेंट होंगी ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिक्रेट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि सारे एंजाइम यहाँ पे रिलीज होंगे। जो आप पेनक्रियाज डाइजेस्ट नहीं कर पाया होगा, जो आप बाइल जूस डाइजेस्ट नहीं कर पाया होगा, या स्लैवरी एमाइलेज डाइजेस्ट नहीं कर पाया होगा, पेप्सिन ने जो डाइजेस्ट नहीं करा, अब वो सारा डाइजेशन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे तीनों फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एमाइलोलाइटिक एंजाइम, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, उसके बाद फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, प्रॉपर प्रोटीन अब यहाँ पे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा, लिपोलाइटिक एंजाइम, लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, लाइपेज ने डाइजेस्ट तो कर दिया था, अब जितना बचा होगा वो सब यहाँ पे लिपोलाइटिक एंजाइम क्या कर देगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तीनों फूड प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो जाएंगे तो ये स्टार्च पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका होगा ग्लूकोज में, और उसके बाद जो प्रोटीन है अब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड में। और जो लिपिड और फैट है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और इस तरीके से इंटेस्टाइन को हम कंप्लीट डाइजेशन साइट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो विलाई होगी वो क्या करेगी, इन तीनों फूड प्रोडक्ट को एब्जॉर्व कर देगी, एब्जॉर्व करने के बाद जो ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और ब्लड इसको पूरी बॉडी की सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।